हेलो दोस्तों, और नया वीडियो आपके सामने लेकर आ गए हैं जो कि हर जगह यही असिस्टेंट जूनियर इंजीनियर में चल रहा है। अभी वीडियो कंटिन्यू चल रहे हैं। अभी बेसिक इलेक्ट्रिकल का ही पार्ट चल रहा है, तो छोटे छोटे फैक्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए आ सकते हैं, आपको लोग फंसा सकते हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और हर छोटी छोटी चीज़ पूछता है। एग्जाम में छोटी छोटी चीज़, बहुत बड़ी चीज़ नहीं पूछता कि जिससे आप कैलकुलेशन में घंटा लग जाए। एग्जामिनर भी जानता है कि ऐसी चीज़ पूछा जाए कि जो आदमी बच्चा उसको पढ़ के ना आया, सोच के ना आया, बस वही थोड़ा सा अलग हट के पूछेगा। तो आइए हम लोग चलते हैं और बात करते हैं उसी चीज़ की। ठीक, तो अगर हम लोग अब बात करें थोड़ा कुछ इम्पोर्टेंट केस की। अब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और चैनल को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। कुछ केसें हैं, मान लीजिए ये इंडक्टिव का केस है और ये रेजिस्टेंस है। ठीक, इसमें सप्लाई दे रहे हैं, एसी सप्लाई है, यहाँ से करंट जा रहा है, तो यहाँ करंट क्या हो रहा है, आई आर। यहाँ करंट है आई आर। बस ये याद करना है, थोड़ा इसका ट्रायंगल अगर बन जाएगा तो आई एल और आई आर। ठीक, और जेड फाइव। ठीक, फाइव ट्रायंगल बन जाएगा अगर देखा जाए। ठीक, अगर हम इसका क्या लें, आई इक्वल टू आई आर अंडर रूट में होल स्क्वायर प्लस आई एल का होल स्क्वायर, ये अपान जेड का क्या आ जाएगा, अंडर रूट में वी अपान आर स्क्वायर प्लस वी अपान एक्स एल का होल स्क्वायर। तो वी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 जेड का होल स्क्वायर हम इतना कर सकते हैं, 1 आर स्क्वायर, 1 आर स्क्वायर प्लस 1 एक्स एल का होल स्क्वायर, इतना कर सकते हैं। अब दोनों साइड हम लोग आर स्क्वायर और एक्स एल का अगर हम गुणा कर देंगे, दोनों साइड अगर हम आर स्क्वायर एक्स एल स्क्वायर का गुणा कर देंगे 1 जेड स्क्वायर, तो बचेगा क्या है, यहाँ एक्स एल स्क्वायर बच जाएगा प्लस आर स्क्वायर बच जाएगा। ठीक, अगर हम जेड कर दें, क्या कर दें, जेड तो हमारा इम्पीडेंस क्या निकला, आर एक्सएल का होल स्क्वायर। अगर जेड स्क्वायर करें, देखो ऐसा कर देंगे तो अंडर रूट में ये हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर, तो ये निकल गया, नोट डाउन कर लीजिए। और इसमें केस है कि अगर एक्सएल इज ग्रेटर देन आर, रजिस्टेंस अधिक है, तो फेज एंगल का मान 45 से कम है। अगर एक्सएल इज लेस देन आर, ये चीज़ याद रखिएगा, टैन फेज एंगल का मान 45 से अधिक है। ये चीज़ याद रखिएगा, कभी कभी पूछ सकता है, एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, नोट डाउन कर लीजिए। कुछ इम्पोर्टेंट केस है जो कि आपके लिए आ सकते हैं, समझ गए होंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट केस है, इनको याद रखिएगा। कैसा अगर केस आता है तो आपको आर एक्स एल अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, यही डायरेक्ट आंसर पूछ लेता है। ठीक, अब हम लोग एक किसका केस है, जब हमारा एसी सर्किट में एसी सप्लाई दे रहे हैं, यहाँ से आई करंट जा रहा है, यहाँ से हमने एसी सप्लाई दे दिया, क्या दे दिया, एसी सप्लाई दे दी, तब उसका केस क्या बनता है। ठीक, पैरेलल में पावर और रियल लगे, अब सी लगा रहेगा तब या क्या इम्पीडेंस की वैल्यू होगी, सी लगा रहेगा तो इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होगी, ये याद रखिएगा। आर एक्स एल, या इसको इससे कैलकुलेट कर लेके डायरेक्ट लिख सकते हैं, आर एक्स एल आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, समझ गया। ओके, अब इसी में हम सी लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, सी लगा देते हैं। तो अगर हम लोग सी लगाते हैं, सी, तो यहाँ ऐसी करंट फ्लो होगी। अब यहाँ ऐसी रख दे, बस, और कुछ नहीं करना, ऐसी रख दे, यहाँ हम एक्सी रख दें, और कुछ करना ही नहीं, यहाँ एक्सी रख दें, सब चीज़ सेम है, बस करना क्या है, एक्सएल की जगह एक्सी रख दे, यहाँ एक्सी रख दें, बस लीजिए, हो गया, यहाँ एक्सी रख दीजिए, सब चीज़ सेम ही है।
नोट डाउन कर लीजिए और यहाँ IC रख लीजिए बस। लीजिए अगला केस हो गया, जहाँ एक्सेल था हमने वहाँ XC रख दिया और जहाँ और सेम फार्मूला वही बन, बस एक्सेल की जगह XC हमने पुट कर दिया, सेम फार्मूला बन। तो दूसरा केस बन गया आपके सामने। 2 केस बना लिए। केस नंबर 2 है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, अब हम लोग बात करते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 2 नोट डाउन कर लीजिए, सब चीज़ यही है। और केस 3 की हम बात करते हैं। क्या पूछ सकता है आप लोगों से? अब नोट डाउन कर लिए होंगे। अब इसी में थोड़ा सा हम केस R लगा दिए, तो यहाँ हम लगा देते, ये लगा देते। अब केस क्या पूछ सकता है? अब देखो, अब यहाँ केस बनेगा क्या, IL माइनस IC कितना बनेगा, Z बनेगा, IR बनेगा, फेज एंगल बनेगा। अब इसको हम थोड़ा क्लियर करते हैं। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, IL माइनस IC का होल, IL माइनस IC का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या होगा, यह हमारा हो जाएगा V/XL V/XC का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको अगर हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं थोड़ा सा और इसको ब्रैकेट करें, इसको हम लिख सकते हैं 1/Z। और यहाँ क्या है, R² XL² XC का होल स्क्वायर से हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। सेम वही चीज़ है, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन यहाँ करते नहीं, गलती हो जाएगा। 1/R², यहाँ क्या बचा, प्लस XC माइनस XL/XC XL। ठीक, अब हम क्या करें, गुणा कर दें किसका, अंडर रूट में है होल स्क्वायर, A स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम R² XL² XC² गुणा कर दें 1/Z²। ठीक, क्या बचा, XC का स्क्वायर XL का स्क्वायर प्लस, अब ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या, R का अगर हम कर दें RXC माइनस RXL का होल स्क्वायर। अब अगर करें तो Z² क्या हो जाएगा, RXL XC अंडर रूट में क्या हो जाएगा, XL का होल स्क्वायर XC का होल स्क्वायर प्लस RXC माइनस RXL का होल स्क्वायर। लीजिए, इम्पॉर्टेंट केस है, सारे केस को आपको नोट डाउन कराया जा रहा है कि कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। तो थ्योरी या प्रैक्टिकल एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। एग्जामिनर का बेस पे डिपेंड करता है कि पूछ क्या रहा है। ठीक, आपसे पूछ के कुछ भी पूछ सकता है, तो आप लोग डरिएगा नहीं। आप लोग झट से डेरिवेशन याद करेंगे तो सीधा आंसर भी याद आ जाएगा, या आंसर याद कर लेंगे तो भी सीधा वो हो जाएगा, या डेरिवेशन करेंगे तो भी। डेरिवेशन से सीखे रहेंगे तो भूलेंगे नहीं, आप ऐसे करेंगे तो भूल भी सकते हैं। तो यहाँ IL ठीक, R एंड C। ठीक है, अभी आपका ये तीनों केस था, हमको लिखाना था जो कि पूछता है एग्जामों में। ठीक, एग्जामों में पूछता है। आगे चलते हैं, नोट डाउन करवाते हैं आपको।
एग्जामों में पूछता रहता है, चाहे ये सीधा आर एक्स एल एक्स सी कर दो और एक्स एल स्क्वायर प्लस आर एक्स सी माइनस आर एक्स एल हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब देखो, अब अगला केस करते हैं। देखो, एडमिटेंस अगर ट्रायंगल जाने, एडमिटेंस और इम्पीडेंस ट्रायंगल, एडमिटेंस ट्रायंगल, टेंस ट्रायंगल। अगर हम एडमिटेंस ट्रायंगल की बात करें, और इसी में एडमिटेंस ट्रायंगल में क्या होता है, बी एल ऑलवेज निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव होता है, चीज़ याद रखिएगा। और बी सी ऑलवेज पॉजिटिव। अब देखो, और कंडक्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। अब देखो कैसे होगा, मैं दिखाता हूँ। अगर हम इम्पीडेंस ट्रायंगल की बात करें, एडमिटेंस की बात करें, मान लो हमने इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाया, ये क्या है, जी है, जेड है, और जी है, आर है, और एक्स है। अब हम लोग फिर क्या बनाएंगे, एक्सएल बनाएंगे, एक्सएल बनाएंगे। अब इसमें क्या होगा, बी एल निगेटिव हो जाएगा। हमने बताया कि बी एल ऑलवेज निगेटिव, तो निगेटिव में लिखने के लिए जरूरत नहीं, और जी हो जाएगा और वाई हो जाएगा। ठीक, ट्रायंगल बन जाएगा। अब इसमें अगर हम निकालें केस, इसमें क्या केस निकालें, इस ट्रायंगल को हम इधर बना देते हैं, जगह हो जाएगा तो इधर निकाल लेते हैं। देखो, इसी ट्रायंगल से हम लोग निकाल रहे हैं, एक्सएल निगेटिव लगा देते हैं। हाँ, अगर हम पहले हम कास फाई निकालें, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण क्या है, जी अपान वाई। तो जी अपान क्या हो गया, जी इक्वल टू वाई कास थीटा कास फाई, और कास फाई वाई मान 1 जेड, और कास फाई आर बटे जेड, आर अपान जेड क्या हो गया, आर अपान जेड स्क्वायर। अब जेड की वैल्यू क्या है, यहाँ रखिए आर, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। तो ये जी की वैल्यू आ गई। कंडक्टेंस की वैल्यू निकालिए, कंडक्टेंस की वैल्यू पूछ सकता है आपसे कि कितना होता है, नोट डाउन करके रख लीजिए। अब इसको आप लोग थोड़ा ट्रायंगल वाला बना लीजिए, तो इसको ट्रायंगल से हम कैलकुलेशन करें, तो जी हम निकाल लिए। अब जी के बाद अगर कहीं ये चीज़ दे दी जाए, अब पूछेगा कंडक्टेंस निकालिए, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ से ये इससे कंपेरिजन करके हम लोग निकालेंगे। अब हम लोग अगर इसको डिनोट करें, या इसको डिलीट कर देते हैं और अपने दिमाग से लगाते हैं। अब साइन थीटा निकालते हैं, साइन थीटा निकालें, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है, बी एल, और लंब बटे कर्ण क्या है, वाई। तो बी एल इक्वल टू वाई साइन थीटा 1 जेड। तो रिलेशन निकल गया, कंडक्टेंस और इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस में संबंध भी निकल गया, आप समझ सकते हैं। एक्सएल अपान लंब बटे कर्ण क्या आ गया, एक्सएल अपान जेड स्क्वायर। तो बी एल इक्वल टू एक्सएल अपान क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल के स्क्वायर। तो बी एल निकल गया। अब इसी में tan थीटा निकाल लें, tan थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब क्या है, बी एल है, और कर्ण क्या है, वाई है, बी एल अपान वाई। फेज एंगल इसको बोलते हैं, इसको रिएक्टिव कंपोनेंट बोलते हैं साइन थीटा, इसको रिएक्टिव कंपोनेंट बोलते हैं। तो ये आपका बी एल और जी निकल गया, और tan थीटा बराबर लंब बटे आधा, तो बी एल अपान वाई।
इधर नोट डाउन कर लिए होंगे। ये तो हमने निकाला अभी। अब हम लोग निकालेंगे किसके, बीसी केस में अगर निकाले तो, अगर हम लोग निकाले बीसी केस में, किस में निकालें, बीसी केस में। याद रखिएगा लंब बटे आधार होगा। अब अगर हम लोग किस केस में निकाले, इसमें मान लीजिए, हाँ ठीक, ये मान लीजिए आपका एक एडमिटेंस ट्रायंगल है। तो यहाँ BC और G और Y इसका अपोजिट हो जाएगा, इसमें -XC हो जाएगा और ये R हो जाएगा, ये Z हो जाएगा। ठीक, तो अगर अब हम निकालें यहाँ पाई यहाँ बना दीजिए। तो अगर हम कास फाई निकालें पहला एंगल, तो आधार बटे कर्ण, आधार इससे पहले इससे वैल्यू इसकी रखते हैं, निकालते इससे, आधार बटे कर्ण G/Y, तो G/Y = कास फाई। सेम चीज़ वही निकलेगा, Z कास फाई R/Z, तो क्या हो गया R/Z²। तो क्या हो गया G = R, Z की वैल्यू हमारे हो जाएगा R² प्लस XC का होल स्क्वायर, अंडर रूट में, अंडर रूट नहीं, अंडर रूट से बाहर होगा क्योंकि Z² है प्लस XC का होल स्क्वायर। अब इसी में अगर हम साइन फाई निकाल दें, क्या निकाल दें, साइन फाई निकालें, तो साइन फाई लंब बटे कर्ण, लंब क्या है BC/Y। अगर हम BC निकालें तो Y साइन फाई। अब अगर हम इधर निकालें थोड़ा इस केस में, इस केस को, तो BC निकालें साइन थीटा, एक्टिव कंपोनेंट BC निकाले तो 1/Z हो गया, और साइन फाई निकाले तो लंब बटे कर्ण, मतलब XC/Z। तो क्या हो जाएगा XC/Z, तो क्या हो जाएगा XC/Z², यहाँ क्या हो जाएगा XC/R² प्लस XC²। BC निकल गया, क्या निकल गया, BC निकल गया। ठीक, अब इसे tan फाई निकालें तो tan फाई क्या हो गया, लंब बटे आधार BC/G, लंब बटे आधार, उसमें शायद भी BL/G होगा। अगर हम BL/Y रखे होंगे तो उसको यहाँ BC/G होगा, तो वहाँ भी BL/Y बना लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो हमने BL निकाल दिया, BC निकाल दिया। तो छोटे छोटे चीज़ें जो आपको पेपरों में 1 नंबर 2 नंबर सबसे आगे अलग हट के दिला सकते हैं। ठीक, समझ गए होगे। तो आगे अलग हट के दिला सकते हैं ना। इसीलिए इस टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है। अगर हमने वहाँ निकाला होगा इस वाले फार्मूले में, इस वाले फार्मूले में अगर हमने ये निकाला होगा, तो BL था और G था और Y था, तो tan फाई इसका क्या निकालेंगे हम लोग, BL/G ये निकालेंगे। यहाँ भी BL/G, BC/G सेम आप लोग निकाल लिए होंगे। अब तो ये एडमिटेंस ट्रायंगल की बात हो गई। अब हम लोग थोड़ा एक चीज़ पढ़ते हैं। मान लीजिए यहाँ से ये आपका B बना, ये बना, ठीक। अगर हम इस चीज़ का अगर हम
रेक्टेंगुलर फॉर्म निकालें। कौन सा? रेक्टेंगुलर फॉर्म निकालें तो क्या हो जाएगा? a प्लस जे इंटू बी। ये रेक्टेंगुलर है। ट्रेंगुलर फॉर्म निकालें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में करें तो बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसा अगर रहेगा तो केस तो पोलर फॉर्म हो गया v cos थीटा प्लस जे साइन थीटा, अगर थीटा एंगल बनाना है। ठीक, तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म। अब इसमें पोलर फॉर्म क्या होता है? पोलर फॉर्म की बात करें, पोलर फॉर्म होगा v = रूट थीटा। ठीक, अब v की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगी। थीटा की वैल्यू क्या होगी? tan इनवर्स लंबटे आधार b/a। तो ये आपसे अगर कहीं पूछता है पोलर फॉर्म क्या है, ट्रायंगुलर फॉर्म क्या है, रेक्टेंगुलर फॉर्म, तो आप लोग बता सकते हो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म ये है, ट्रायंगुलर फॉर्म ये है और पोलर फॉर्म ये है। तो आप लोग बता सकते हो कि ट्रायंगुलर फॉर्म क्या है, पोलर फॉर्म क्या है, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर और पोलर फॉर्म बता दिए। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसमें हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म बता दिए, ट्रायंगुलर फॉर्म बता दिए, पोलर फॉर्म, तो आप लोग लिख सकते हो। ठीक, अब इसमें अगर b की वैल्यू पूछे, थीटा की वैल्यू, तो b की वैल्यू ये है, थीटा की वैल्यू ये है, तो आप लोग निकाल सकते हो पोलर फॉर्म। अगर मान लीजिए पोलर फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन करें, क्या करें? मल्टीप्लिकेशन क्या करें? मल्टीप्लिकेशन करें। मल्टीप्लिकेशन पोलर फॉर्म का, अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें, इस पर बहुत सवाल आते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन करें पोलर फॉर्म का, और अगर v1 = v2 स्टार करके लगा दें, v1 = v1 θ1 और v2 θ2, तो क्या हो जाएगा? v1 × v2 θ1 माइनस एंगल क्या निकलेगा? θ1 माइनस θ2। तो ये v1 × v2 स्टार करके लगा लीजिएगा। अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ पोलर फॉर्म का आता है इस कंडीशन, तो यही आंसर होगा। ठीक, अब मान लीजिए डिवीजन अगर कहे, डिवीजन ऑफ पोलर फॉर्म की बात करें, तो डिवीजन ऑफ पोलर फॉर्म की बात करें तो v1/v2 स्टार लगा दें, मतलब इसका मतलब ये हो गया v1 θ1 अपान v2 θ2। ठीक, क्या हो जाएगा? v1/v2 और यहाँ क्या हो जाएगा? θ1 माइनस θ2। तो ये भी आपका θ1 माइनस θ2। मान लीजिए इस पर न्यूमेरिकल आ गया, नोट डाउन कर लीजिए। मान लीजिए इस पर न्यूमेरिकल आ गया, तो क्या करेंगे? देखो, मान लीजिए इस पर न्यूमेरिकल आ गया, क्या गया? न्यूमेरिकल आ गया, कुछ भी आ गया। मान लीजिए एक की वैल्यू है 2√60 डिग्री, ये v1 की वैल्यू मान लेते हैं। अब v2 की वैल्यू है 3√40 डिग्री। अब बोलेगा v1 × v2 बताइए, तो क्या होगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा, या v1 × v2 से करिए। हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं? v1 × v2 मल्टीप्लिकेशन करना है, θ1 + θ2 कर देना है, तो 3 दूनी 6 और θ 100 आ गई। लीजिए
आंसर आ गया। एक नंबर का सवाल था, आपको आधे ले जाएगा। मान लीजिए इसी में अगर हम V1/V2 पूछ ले तो क्या होगा? V1 की वैल्यू कितनी है? हम लोग क्या जानते हैं? V1/V2 θ1 माइनस θ2। तो V1 की वैल्यू क्या है? 2.3 और V2 की वैल्यू क्या है? 2.3। एंगल में क्या होगा? θ1 60 माइनस 40 कितना हो गया? 2.3 इंटू 20, एंगल 20 डिग्री। ये जी आंसर हो गया। तो पोलर फॉर्म का आंसर ऐसा आ सकता है, न्यूमेरिकल आ सकता है, इससे पूछ सकता है कि पोलर फॉर्म का अगर डिवाइडेशन कह रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या होगा। आप लोग को नहीं पता होगा तो पता हो गया होगा, नोट डाउन कर लीजिए कि पोलर फॉर्म का फार्मूला क्या होगा, ट्रायंगुलर फॉर्म का फार्मूला क्या होगा। सारे जितने टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रायंगुलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या होता है, ट्रायंगुलर फॉर्म क्या होता है, पोलर फॉर्म क्या होता है, सारा आपको बताया जा रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखाएंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स लिखाते हैं। तो जैसे स्क्वायर वेव का फॉर्म फैक्टर कितना होता है? फॉर्म फैक्टर याद रखिएगा 1 होता है। स्क्वायर वेव का फॉर्म फैक्टर 1 होता है, एक चीज़ याद रखिएगा। एवरेज क्या पूछ सकता है? एवरेज वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा 1/2 होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखते जाइएगा। अब एवरेज वैल्यू कंप्लीट साइकिल का एवरेज वैल्यू साइन थीटा बराबर 0 होता है। चीज़ याद रखिएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर एवरेज वैल्यू स्क्वायर वेव कंप्लीट साइकिल तो कितना होता है? एवरेज वैल्यू स्क्वायर वेव कंप्लीट साइकिल में Im²/2। एक चीज़ याद रखिएगा, ए एवरेज वैल्यू का कंप्लीट साइकिल ए साइन वेव का होता है। एवरेज वैल्यू साइन वेव, इसका साइन वेव का होता है। नोट डाउन कर लीजिए 4-5 पॉइंट। नोट कर लीजिए। एवरेज वैल्यू साइन वेव का कंप्लीट साइकिल साइन थीटा। तो आपके सामने जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था नोट करा दे रहे हैं। स्क्वायर वेव का फॉर्म फैक्टर 1 होता है। एवरेज वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा का 1 था। अगर साइन वेव का फर्स्ट साइकिल का है, साइन वेव का फर्स्ट टाइम का है, क्या कहे? फर्स्ट टाइम पूछता है। अगर क्वेश्चन फर्स्ट टाइम और फर्स्ट साइकिल पूछता है, फर्स्ट साइकिल, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? जो टाइम इसका होगा T/2 प्लस T/4। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर सेकेंड साइकिल पूछता है तो इसी में अगर सेकेंड साइकिल का है, स्टार्ट करके सेकेंड साइकिल या सेकेंड टाइम, क्या कहे? सेकेंड
टाइम का है। तो क्या निकालेंगे, t इक्वल टू T/2 T/4 प्लस T/2। इसको निकाल के आप लोग फर्स्ट साइकिल, कहीं कहीं क्वेश्चन पूछ लेता है फर्स्ट टाइम या फर्स्ट साइकिल ये होता है, सेकेंड साइकिल टाइम ये होता है, टाइम निकालें। तो आपका जितना लगभग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में था बेसिक, अगर कुछ बचा होगा तो पढ़ा देंगे, कुछ बाकी होगा उसको बता देंगे। तो बीच बीच में अब लगभग इसके सारे जितने थे लगभग समाप्त हो चुके हैं। कुछ जो बचा होगा उसको पढ़ा देंगे बीच में, अगर नहीं बचा होगा तो भी देखते हैं, बीच बीच में पढ़ाते रहेंगे। आपको जो चीज़ छूटा होगा या जो नहीं छूटा होगा तो उसको पढ़ाते रहेंगे। तो अब इसके बाद न्यूमेरिकल की बारी है। अब सारे न्यूमेरिकल एक एक करके लगेंगे। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जितने न्यूमेरिकल है, जेई लेवल से डिप्लोमा लेवल से गेट लेवल, तो सारे न्यूमेरिकल आपको लगवाए जाएंगे। तो आप लोग न्यूमेरिकल का इंतजार करिएगा। अब इसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू होगी। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ पार्ट बाकी है, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बाद एनालॉग शुरू हो जाएगा। एनालॉग अभी शुरू नहीं किया, शुरू करें। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो टॉपिक था आपको पढ़ा दिया गया है, अच्छे से पढ़िएगा। अब न्यूमेरिकल की बारी, तो जितना जितना था सब लगभग कंसेप्ट पढ़ा दीजिएगा। आप लोग सारा कंसेप्ट मन लगा कर पढ़िएगा। सो थैंक्स।